हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज मैं आप लोगों को भारत की भौगोलिक अवस्थिति पढ़ाऊंगी। भारत की भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। अगर जब तक आप ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जब तक आप भारत की भौगोलिक अवस्थिति नहीं जानेंगी कि भारत कहाँ स्थित है, किस दिशा में, तब तक आप ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए इसका नाम आर्यावर्त, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। इसका आर्यावर्त नाम जो पड़ा है, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। आर्यों के जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, वो भरत थे, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। अब हम अवस्थिति और विस्तार देखते हैं। भारत की निरपेक्ष अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो है 29 से 33 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की जो लंबाई है 7517 किलोमीटर है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। भारत का जो भौगोलिक संरचना है उसमें सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, सभी प्रकार के स्थल हैं इसमें। एक ओर से इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, तो दूसरी ओर से दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। एक ओर से जो है हिमालय है, उत्तर से विशाल हिमालय है, उसको घेरे हुआ है, पर उनकी पर्वतमाला है भारत को, और दूसरी तरफ दक्षिण है में विस्तृत हिंद महासागर है भारत की अपने ओर। एक ओर ऊंचा नीचा और कटा कटा फटा दक्कन का पठार है, तो वहीं विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। और थार के विस्तृत मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर समुद्र तटीय भाग भी है। कर्क रेखा इसके लगभग 20 से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा जो है इसके 20 से गुजरती है। और यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। यहाँ पे जो जलवायु है वो हर प्रकार की पाई जाती है। मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत काफी भौगोलिक विविधता है। मिट्टी और वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत काफी अच्छा है, इसकी भौगोलिक स्थिति। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 7 देश आते हैं। इसमें पहला भारत है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा मालदीव और छठवां श्रीलंका और सातवां पाकिस्तान है। अब भारत एक सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं अपने भारत का एक सामान्य परिचय। ये जो है ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट का उत्तर में पॉइंट है, इसको इंदिरा काल कहते हैं। लद्दाख में है, उत्तरम बिंदु इस उत्तर में है जो। और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु जो है उसको केप कॉमोरिन बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। और ये इस तरफ पूर्व में भारत की 7 सिस्टर हैं, और इधर साइड में ये भूटान है, ये चीन है, ये नेपाल है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये म्यांमार है, और यहाँ ये बांग्लादेश है, और इधर साइड में ये अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है, और ये अरब सागर है। तो ये हमारे भारत का सामान्य परिचय है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई भारत से बड़ा देश है तो वो पहला है रूस, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां खुद अपना भारत है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें नंबर पे है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का भूविज्ञान अब देखते हैं हम लोग। भारत पूरी तौर पे भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है। भारत जो है पूरी तरह से भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है। जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का उपखंड है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई का उपखंड है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उपखंड है। प्राचीन काल में यह प्लेट गोंडवाना लैंड का इस हिस्सा था। प्राचीन काल में ये जो प्लेट था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई थी। उस टाइम पे अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई थी। अब हम लोग देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो है 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
अब हम लोग इसको देखते हैं। दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। उत्तरम बिंदु जो है इंदिरा का लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौतमा या गुहार मोती, ये गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि या दक्षिणतम भूमि कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में तमिलनाडु में है स्थित। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कर्क रेखा इस देश को दो समान भागों में बांट देती। कर्क रेखा जो है वो अपने भारत को दो समान भागों में बांटती है। 2004 के पूर्व इसका सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 2004 के पूर्व इसका जो जब दक्षिणम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना देता है। ये 2000 की सुनामी लहरों में जलमग्न हो गया। जब 2004 में सुनामी लहर आया था तो ये जल में डूब गया था। देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देश का अपने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। देशांतरी विस्तार का प्रभाव भी भारत के समय पर पड़ता है। देशांतरी विस्तार का प्रभाव भी भारत के समय पर पड़ता है। समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आता है और 15 मिनट की डिग्री पर 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर आता है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात है उनके सूर्योदय के मतलब जो बीच में गैप होता है वो 2 घंटे का होता है। सुएज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। सुएज नहर जब बन गया तो भारत और यूरोप के बीच 7,000 किमी दूरी कम हो गई है, जो व्यापार करने में आसानी होने लगा है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को छूती है। अगर भारत की सीमा पूछे कितने पड़ोसी देशों से लगती है तो 7 से। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार का प्रभाव अब हम ये देखते हैं। भारत पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ये जो है इन पे भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की ओर कम होती है। अब अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगर सिर्फ भारत का पूछे तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है और वहीं पे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह और जम्मू कश्मीर में अंतर 5 घंटे का होता है। केरल में सबसे छोटे और बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है और जबकि जम्मू कश्मीर और लेह में 5 घंटे का अंतर है। अब हम लोग देखते हैं देशांतरी विस्तार का प्रभाव। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। जो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इस देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रयागराज से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से और मिर्जापुर होते हुए। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी बोलते हैं, या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौर मोता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है।
कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कुछ मतलब अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 6 समय है, मतलब वहाँ कटिबंध। अब भारत की स्थल और तटीय सीमा देखते हैं हम। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय लंबाई जो है 16.6 किलोमीटर है। भारत में कुल राज्यों में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9। भारत में जो समुद्री तट वाले जो राज्य हैं वो 9 हैं, सॉरी 6 हो गया बाय मिस्टेक, जो कि गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती हैं। दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई हैं। ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी तटरेखाएं हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य वो गोवा है। अगर पूछे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो जो है वो गुजरात और सबसे छोटी जो है वो गोवा है। अब हम लोग देखते हैं भारत के समुद्री तटीय राज्य, संघ और केंद्र शासित प्रदेश। पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसका जो तटीय रेखा किलोमीटर में है 1962 किलोमीटर है। गुजरात इसका है 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश इसका 973 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.60 है, केरला का 556.70 किलोमीटर है, उड़ीसा का वहीं 476.40 किलोमीटर है, जबकि वहीं कर्नाटका का उसी जगह 280 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल का 157.50 किलोमीटर, वहीं लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर है, गोवा का 118 है, 118 किलोमीटर है, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप का जो है 42.5 किलोमीटर है, वहीं पुडुचेरी का 30.60 किलोमीटर है और कुल तटीय जो वो है क्षेत्र ये है 75 16.6। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीप पेनिनसुला। यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा। पेनिनसुला उसको बोलते हैं जैसे वह स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, तीनों ओर से जल से घिरा हो, एक तरफ से ना घिरा हो। भारत प्रायद्वीप आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद सागर से घिरा है। जैसे कि अपना भारत प्रायद्वीप का आकार जो है इसका एक तरफ से तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और एक तरफ से अरब सागर तथा और एक तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। इसको हिंद महासागर के भी नाम इसीलिए पड़ा था, हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर भारत की वजह से। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वत, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी हुई हैं। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अब हम लोग अंतरीप देखते हैं, केप किसको बोलते हैं। समुद्र की ओर से मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। समुद्र की ओर से जो मुख्य स्थलीय भाग होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है या फिर पतला सा होता है उसको बोलते हैं अंतरीप या केप। अब हम लोग देखते हैं भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत को प्रशासनिक रूप से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत की राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की एक राजधानी है। इसके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं उनकी अपनी खुद की एक राजधानी है और राजधानी वह होती है जो सामान्यतः उस राज्य का सबसे प्रमुख शहर होता है। भारत का नवीनतम जो राज्य है वो तेलंगाना है। अब भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विभाजन प्रायः ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आर्थिक विकास के आधार पर किया गया। भारत के राज्य का जो विभाजन हुआ है वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई और आर्थिक विकास के आधार पे किया गया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम लोग देखते हैं भारत राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग की पृष्ठभूमि 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग ए, बी, सी और डी राज्यों में विभाजित किया गया था। इसलिए राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले में देखने के लिए 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया। उस समय की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। उस समय जो लोग लोग थे वो सबसे मतलब वो कर रहे थे मांग भाषा के आधार पर कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। यह प्रशासन को आसान बनाने और विवादास्पद जाति और धर्म आधारित पहचानों को भाषाई पहचान से बदलने के लिए किया गया था। यह जो किया गया था मतलब कि धर्म आधारित पहचान और भाषाई पे लोगों को कि इस तरह से पता चल जाएगा किस राज्य के कौन से लोग हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को पुनर्गठित किया गया। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को पुनर्गठित किया गया। यह पुनर्गठन राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया। यह पुनर्गठन जो भी हुआ था राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया गया था। राज्यों का यह पुनर्गठन अस्थायी आधार पर किया गया था। राज्यों का जो ये पुनर्गठन है वो अस्थायी आधार पर किया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था। जो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके तहत 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। और सरकार ने नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। सरकार ने 1956 में जब ये पुनर्गठन अधिनियम के तहत वो किया विभाजन तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था सबसे पहले। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन हम लोग देखते हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला जो है वो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है और यहाँ जिलों की संख्या 33 है। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ की जो भाषा है वह हिंदी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और गुजरात की गांधीनगर, कर्नाटका की बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, झारखंड की रांची है, असम की दिसपुर है, वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों हैं। समर और विंटर का अलग होता है वहाँ पे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। पंजाब की जो है चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी है, मेघालय की शिलांग है, मणिपुर की इम्फाल है, वहीं मिजोरम की आइजोल है और नागालैंड की कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गोवा की राजधानी पणजी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी देखते हैं। अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। वहीं दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की कवारती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है। मतलब भारत का सबसे बड़ा जो गुजरात में जिला है कच्छ वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जिला माहे है जो पुडुचेरी में है और 9 किलोमीटर है बस। अब हम लोग देखते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पूरा वो सीमा है स्थलीय और कृत्रिम है। ये कश्मीर से शुरू होकर पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ प्रदेश तक फैला हुआ है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ पे जो पाकिस्तान शासित कश्मीर है क्षेत्र वो पूरा वहाँ पे पर्वत है। इस पर पाकिस्तानी
अवैध रूप से अधिकार क्यों है? पाकिस्तान शासित कश्मीर का जो क्षेत्र है, पाकिस्तानी ज़बरदस्ती वहाँ पे अपना अधिकार किए हुए हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तानी के मध्य लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदी कुछ दूरी है तथा प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदी कुछ दूरी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिणी की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती हैं। भारत और पाकिस्तानी के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी और भारत के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है। 1971 के बाद ये पाकिस्तान और भारत के बीच एक नियंत्रण रेखा खींच दिया गया है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। आगे अब हम रेड क्लिफ के बारे में पढ़ते हैं। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूंकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रख दिया गया। रेडक्लिफ का जो नाम पड़ा था, ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे पड़ा हुआ था, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो यही थे, सिरिल रेडक्लिफ थे। अब हम लोग देखते हैं विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र भारत में उनका समेकन। इसका अभिप्राय है विदेशी जितने भी आए थे वो कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा किए थे भारत में। फ्रांस के अधीनस्थ जो क्षेत्रफल था, फ्रांसीसी ने जिस पे कब्जा किया था, चंद्रनगर पे किया था, पुदुचेरी पे किया था, कराईकल पे किया था और माहे पे किया था, यमन पे किया था। और अगर ये पूरा देखें तो 515 किलोमीटर पे किया था इन्होंने। पुर्तगाली लोग जो जहाँ जिस क्षेत्र पे अपना कब्जा किए थे, दादरा पे किए थे, नगर हवेली पे किए थे, दमन और दीव पे और गोवा पे किए थे। मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना था। अब हम देखते हैं तीन द्वीपों के नाम परिवर्तन। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीनों द्वीपों का नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नाम निम्नवत हैं। राजद्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है राजद्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। वहीं हैवलॉक द्वीप समूह का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में। अब हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत की भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर जो है पश्चिम में यूरोपीय देशों को मिलाता है और पूर्वी में एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और भारत को बीच में रखता है, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा महासागर है जिसके मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम पड़ा, जैसे हिंद महासागर भारत के नाम पे पड़ा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया किसी अन्य देश की नहीं है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंद महासागर में जितने भी देश है, भारत जैसी किसी की भी महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति नहीं है एशिया में। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत जो इतना महान है, इसकी विशालता ने ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें। सेवन सिस्टर का कभी कभी नाम पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो अब देखते हैं वही सेवन सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठवां नागालैंड, सातवां त्रिपुरा। ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर हैं।
अब बांग्लादेश से संबंधित 5 राज्य। बांग्लादेश से जो हमारे 5 राज्य लगते हैं, भारत के मिजोरम का सीमा लगता है, असम का लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, पश्चिम बंगाल का। बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं हमारे भारत के, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं हम लोग। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 विभिन्न देशों के साथ साझा करता है। भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा सीमा जो है 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 7 देश, पहला बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, तीसरा अफगानिस्तान है, चौथा म्यांमार है, पांचवा भूटान है, छठवां नेपाल है, सातवां पाकिस्तान। भारत जो है 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा म्यांमार, पांचवा भूटान, छठवां नेपाल, सातवां पाकिस्तान है। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जो कहते हैं वो जीरो लाइन है। इन दोनों की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं हम लोग। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं। उनके बीच जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का जल क्षेत्र। भारत का जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया। भारत का जो जलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप उसके अनुसार 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया। प्रादेशिक जल सीमा, यह तटरेखा 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों को दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब संलग्न क्षेत्र, यह प्रादेशिक जल सीमा को लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून सीमा शुल्क, पर्यावरण, स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून किस क्षेत्र में लागू होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन एवं जीवों का संरक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति, खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा, भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा है उसको पाक जल संधि कहते हैं। अब हम इसे देखते हैं। इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम निम्नलिखित है। पाक की खाड़ी, पवन द्वीप, आदम ब्रिज एवं मन्नार की खाड़ी। उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम निम्नलिखित है। फिर से देख लीजिए, पाक की खाड़ी, पवन द्वीप, आदम ब्रिज एवं मन्नार की खाड़ी। भारत और इंडोनेशिया, भारत की ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इसके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित जो ग्रेट या महान चैनल है इसके बीच मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत एवं म्यांमार, भारत के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाते हैं। भारत एवं मालदीव, भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के द्वीप 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत और मालदीव के बीच जो 8 डिग्री चैनल सीमा है वही बनाता है जलीय सीमा। भारत के महत्वपूर्ण चैनल अब हम देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल एग्जाम में पूछ लेता है। 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। और अगला है माहिम क्रिक, जिसको निवेशिका कहते हैं। एक पतली सी निवेशिका है, मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। अब दक्कन का पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है।
अब हम लोग देखते हैं एलओसी नियंत्रण रेखा। एलओसी आप लोग सुनते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत व पाकिस्तानी के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर देशों की सैनिक तैनात रहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बीच में इसके दोनों तरफ सेना, एक तरफ पाकिस्तानी सेना रहती है तो एक तरफ इंडिया सेना रहती है। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं। ये जो एलओसी रेखा है एक बस काल्पनिक रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है। पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जानते थे। पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एलओसी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। 1947 स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान जो है वो कबायलियों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर लिया और वहाँ पे एक अच्छे मतलब कि बड़े भूभाग पे जमीन पे अपना कब्जा कर लिया। यही क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेगा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। म्यांमार तथा म्यांमार के बीच सीमा रेखा। अब हम म्यांमार और म्यांमार के बीच सीमा रेखा देखते हैं। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकानियोमा सम्मिलित हैं। ये भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ये भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। म्यांमार का नाम पहले बर्मा था। ये भारत से 1935 में अलग हुआ था। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर आने के लिए मेकांग, इरावदी और साल्विन नदियों की घाटियों येन, तूपंग, मणिपुर, तुलु और तेलु दर्रे हैं। लेकिन लेकिन अराकानयोमा के वनों से आच्छादित होने से, घाटियां गहरी और धरातल उबड़-खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार तथा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य म्यांमार के साथ बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति करता है। मतलब भारत से और म्यांमार में जो है बिना वीजा के लोग आ सकते हैं, 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं व्यापार करने के लिए या फिर जो भी। भारत और चीन की सीमा निर्धारण। अब हम भारत और चीन का सीमा निर्धारण देखते हैं। भारत और चीन की सीमा के बीच मैकमोहन रेखा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। उस वर्ष 1914 में शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। वर्ष 1614 में शिमला समझौते में दोनों देश ने इस रेखा को स्वीकार किया था। ब्रिटिश और तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा लिया था, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार इसका अनुमोदन नहीं किए। चीनी की तरफ से जो चीन वाले लोग थे वो प्रतिनिधि अब सिग्नेचर करने के बाद भी इसका अनुमोदन नहीं किए वो लोग। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे मैकमोहन रेखा कहता है। बस इसे कहता है कि कथित मैकमोहन रेखा, बाकी वो मानता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत व क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र अक्षाई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन है, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सीमाएं देशों की सेना तैनात रहती है सीमाओं पे, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब ये दोनों दोनों देशों की सीमाएं इसी पे रहती हैं, अपना एलएसी के पास। अब हम लोग देखते हैं भारत की एक दृष्टि में अपना भारत।
देश भारत, इसका नाम जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थिति, ज्यामितीय आकार जो है इसकी चतुष्कोणीय है, और अक्षांशीय विस्तार इसकी जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और देशांतरी विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अब मानक समय हम लोग देखते हैं, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल साक्षरता जो जो इसमें है 74.04% है, और इसमें पुरुष जो है 82.14% है, और महिला जो है इसमें 65.46% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। अब हम भारत का देखते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत जो पशु जो है हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1914 में गीतांजलि के लिए। राजकीय भाषा हिंदी है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये राजकीय भाषा हिंदी, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा जी है, और राष्ट्रीय जली जो है गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। अभी हमने इसका जो विस्तृत में अध्ययन किया है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। मैंने आपको बताया है कि भारतीय राज्य की सब समुद्र तटीय सबसे छोटी सीमा जो है वो गोवा की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको भावर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है भावर। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार सबसे सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43.0% पे पाया जाता है भूभाग का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का नाम पहले नेफा था, अब इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड का राज्य क्षेत्र जो है वो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील तक की दूरी पे है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूती है या स्पर्श करती है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन में मिलती है? तो सिक्किम की। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के भूभाग पर पठार का विस्तार 27.7% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ। लखनऊ जो है भारतीय नगरों में से सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? सबसे नगर जो है, एक कोई ऐसा नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है, तो वो अगरतला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है।
भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो ये 9 है, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? कुर्नूल उसकी राजधानी बनी थी। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम थी। इसके पहले अमरावती थी, लेकिन अभी बदल के विशाखापट्टनम हो गई है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 21% जनसंख्या का पोषण करता है। ये आप सब देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा को आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गौर मोता या गुहार मोती गुजरात में है। भारत के पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? क्युथू अरुणाचल प्रदेश में है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया, और जितना भी पहले मैंने आपको ब्रीफ में बताया डिटेल्स पूरा ज्योग्राफी इस चैप्टर से, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।